हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। यहां हम देख रहे थे 1000 बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला जो इम्पोर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस सी की सभी परीक्षाओं के लिए, यूपी पीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए तथा अन्य जो भी परीक्षाएं आप देते हैं, जो भी एग्जाम्स आप लेने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब तक हम मिसलेनियस देख रहे थे तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इतिहास और भूगोल पहले लेकर के चला जाए। और पॉलिटी का तो मेरी सीरीज़ चल ही रही है और मैंने इसलिए स्पेक्ट्रम से बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर दिया है और ये आगे सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते रहेंगे। तो ध्यान से सुनिए और जो चीज़ें समझ में ना आए आप कहीं उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। ये वैसे आज की श्रृंखला जो है आप इस सीरीज का 9वां पार्ट है, ठीक है, जिसमें 241 से लेकर 270 तक क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। 241 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या से आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत नहीं है। देखिए पूरा लिखिए सामग्री ये बिल्कुल है, जीवनी एवं संस्मरण ये भी है, पत्र पत्रिकाएं भी हैं, मृद भांड ये प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं, ये आधुनिक से संबंधित नहीं हैं। तो 1, 2 और 4 जहाँ पर भी होगा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जीवन एवं संस्मरण आप समझ ही रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं समझ रहे हैं। पूरा लिखित सामग्री क्या होता है थोड़ा सा आपको हम बता दें। प्राचीन काल में जो पत्र व्यवहार होते थे, जो चीज़ें लिखी जाती थीं, जो और भी जैसे कोई गजट जारी किया गया, सरकार ने कुछ किया, तो वो कहीं ना कहीं लेख के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में रहता था। जो एंशियंट रिकॉर्ड्स हैं उनकी बात करी जा रही है। ठीक है, तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भारत सरकार के लेख हो गए, प्रांतीय सरकारों के लेख हो गए, ब्रिटिश सरकार के लेख हो गए, प्रेसिडेंसियों बंगाल, मद्रास, बॉम्बे आदि में जो सुरक्षित करके रखे गए हैं, न्यायिक अभिलेख हो सकते हैं आदि आदि। ठीक है, इस प्रकार कई सारी चीज़ें पूरा लेख में आती हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। 242 नंबर क्वेश्चन, सत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ बताना है कौन सा कथन सत्य है। 1947 के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण पुरालेख लाहौर के 1947 के पूर्व के कुछ महत्वपूर्ण पुरालेख लाहौर के रिकॉर्ड ऑफिस पाकिस्तान में उपलब्ध हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चित्रकला भी आधुनिक इतिहास का ज्ञान कराती है। जी हाँ, चित्रकला भी आधुनिक इतिहास का ज्ञान कराती है। तो ये सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर दोनों सही हैं। चलिए 243 चलते हैं। कौन राष्ट्रवादी कलाकार नहीं है। ठीक है, राष्ट्रवादी कलाकार कौन हो गए। जब भारत में राष्ट्रीय भावना जन्म ले रही थी, हिलोरे मार रही थी, उस समय जिन कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से, अपने चित्रों के माध्यम से पब्लिक को जन जागरण करने का कार्य किया, उन्हें राष्ट्रवादी कलाकार कहते हैं। तो उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। नंदलाल बोस शामिल हैं, राजा रवि वर्मा शामिल हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर जी भी शामिल हैं। ठीक है, लेकिन बिशन दास जो है ये आधुनिक काल के नहीं हैं, ये कब के हैं, मुगल काल से संबंधित हैं, जहांगीर के दरबार से। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालीघाट चित्रकला कहाँ विकसित हुई। ये पूछ रहा है कालीघाट चित्रकला कहाँ विकसित हुई। कालीघाट चित्रकला क्या बॉम्बे में विकसित हुई, मद्रास में, कलकत्ता में या फिर लाहौर में। ऑप्शन सी आपका राइट है, कलकत्ता में विकसित हुई थी। निम्न में से कौन बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से नहीं संबद्ध था। ठीक है, 245 नंबर क्वेश्चन है, कौन बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंध नहीं था। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, ई.बी. हावेल, आनंद के कुमारा स्वामी। तो इसमें से जान लीजिए राजा रवि वर्मा इस स्कूल से संबंधित नहीं थे, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से। अवनींद्रनाथ टैगोर थे, ई.बी. हावेल थे, आनंद के कुमारा स्वामी भी थे। चलिए 246 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास लेखन के कौन से उपागम नहीं हैं। उपागम क्या होता है, पहले तो ये जानना चाहिए हमको, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उपागम माने होता है दृष्टिकोण, जैसे किसी चीज़ को देखने का एंगल आपका क्या होता है। एक ही घटना को लोग भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं। जैसे एक बहुत प्राचीन कहावत है, ये है एक गिलास, इसमें ये पानी भर गया है। ठीक है, ये पानी भर गया है। अगर किसी एक व्यक्ति से कहें गिलास में आप क्या देख पा रहे हो, तो वो कहेगा आधा भरा है, 1/2 भरा है। दूसरा व्यक्ति इसी को कह सकता है आधा गिलास खाली है। दोनों का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग अलग है। दोनों ही बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं, बिल्कुल ही विरोधी हैं। अर्थात दो विरोधी बातें भी अपनी जगह सही हो सकती। जैसे अभी एक उदाहरण आपको और मैं देना चाहता हूँ, हाल ही में एक मूवी आई थी पानीपत, अहमद साहब अली का किरदार उसमें देखा था आपने। तो वो मूवी रिलीज होने से पहले अफ़गानिस्तान ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती हैं, लगभग बहुत सारे कंट्रीज़ में देखी जाती हैं,
और अहमद शाह अब्दाली को वो लोग वहाँ पूछते हैं, हम लोग यहाँ एज ए विलन शो करते हैं। तो ये दो दृष्टिकोण हैं, वहाँ वो उसको अच्छे व्यू में देखते हैं, हम इसको बुरे व्यू में देखते हैं। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं, इतिहास लेखन के कौन से उपागम नहीं हैं? राष्ट्रवादी, बिल्कुल राष्ट्रवादी उपागम ही हैं। इतिहास लेखन के उपागम राष्ट्रवादी हैं। अन्याश्रित, अधीनस्थ और मार्क्सवादी। तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रवादी के बारे में जान लीजिए, राष्ट्रवादी उपागम क्या होता है। राष्ट्रवादी उपागम का तात्पर्य ये होता है कि जो भारतीय लोग थे उन्होंने इतिहास को लिखा और भारत के संस्कृति को अच्छा बताया, भारत के लोगों को अच्छा बताया और उन्हें ब्रिटेन की भर्त्सना की। ठीक है, उपनिवेश की भर्त्सना की। दूसरा आ जाएगा औपनिवेशिक, औपनिवेशिक जो यहाँ पर विकल्प में आपके नहीं है, औपनिवेशिक उपागम। तो औपनिवेशिक उपागम किसका था, ये दृष्टिकोण किसका था? जो ब्रिटेन के वासी थे उन लोगों ने, अंग्रेजों ने जो भी लिखा वो क्या लिखा? औपनिवेशिक दृष्टिकोण को, ब्रिटेन की संस्कृति को अच्छा बताया कि ब्रिटिश लोग जो हैं इंडिया के भगवान हैं, उनकी संस्कृति अच्छी है, उनका रहन सहन अच्छा है, उनके कल्चर अच्छे हैं, तो इसको औपनिवेशिक उपागम कहा जाएगा। अब देखिए, अधीनस्थ उपागम क्या होता है? अधीनस्थ उपागम ने कहा, इसके अनुसार क्या कहा गया कि जो अधीनस्थ उपागम होता है वो अभिजात वर्ग की तरफ उसका झुकाव होता है। क्या होता है? अभिजात वर्ग की तरफ इसका झुकाव होता है। मार्क्सिस्ट क्या होता है? मार्क्सवादी उपागम क्या होता है? मार्क्सवादी उपागम ने ना ही राष्ट्रवादी को ना ही औपनिवेशिक को अच्छा बताया। और एक उपागम मान लीजिए नारीवादी, जिन्होंने नारियों का पक्ष लेकर के बात करी, वो नारीवादी उपागम के लोग कहलाएंगे, नारीवादी दृष्टिकोण रखने वाले इतिहासकार कहलाएंगे। तो अन्य आश्रित कुछ नहीं होता है। ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे कौन सा बेमेल है? ये कुछ किताबें हैं और इनके लेखक, ये किताबें जो हैं सब नारीवादी उपागम से संबंधित पुस्तकें हैं जो उस समय लिखी गई, मतलब इतिहास को प्रूफ करने के लिए लिखी गई। ठीक है, तो इसमें से हाई कास्ट हिंदू वुमेन पंडिता रमाबाई बिल्कुल सही है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो, इस पर मूवी बन चुकी है। वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर बीसी लॉ बिल्कुल सही है। वुमेन अंडर प्रिमिटिव बुद्धिज्म ये भी सही है। देखिए, इस तरह के कुछ प्रश्न मैं शामिल कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो पाए, और या तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, इस रूप में इसको आपको याद ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, कोई गलत नहीं इसमें। बार्थोलोमियो डियाज, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, बार्थो लिखा है, बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप किस वर्ष खोजा था? देखिए, बार्थोलोमियो डियाज एक पुर्तगाली था जो वहाँ से नाव मतलब अपने पानी के जहाज़ लेकर निकलता है इंडिया की खोज करने के लिए, और अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए चलता है ऐसे बाहर बाहर, और अफ्रीका का निचला हिस्सा जो आप देख रहे हो सबसे दक्षिणी भाग, वहाँ पहुँचता है तो उसको बोलता है केप ऑफ गुड होप, मतलब आशा की कुछ किरण नजर आई। केप माने होता है अंतरीप, आशा अंतरीप, गुड होप। ठीक है, गुड होप का एक अंतरीप नजर आ गया तो उसको उसने नाम दे दिया केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ से क्वेश्चन याद कर सकते हैं, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? बार्थोलोम्यू डियाज ने। ये उपस्थित कहाँ पर है, स्थित कहाँ पर है? तो अफ्रीका में स्थित है। इसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने कब की थी? 1487 में की थी। ठीक है, 1487 में की थी। 1498 में वास्को डी गामा यहाँ पहुँचा था, उससे लगभग 11 साल पहले बार्थोलोम्यू डियाज ने कर लिया था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप की खोज। चलिए 249 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार हेतु पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार हेतु पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो विशाखापट्टनम, नागापट्टनम, मार्मगोवा और चेन्नई। तो यहाँ नागापट्टनम या नागपट्टिनम आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके द्वारा, अच्छा सॉरी, 250 नंबर क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली ने भारत में विस्तार की नीति अपनाई थी? बिल्कुल ही आसान है, कई बार आपने सुना होगा। देखो, वह पुर्तगाली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अल्बुकर्क, अल्मीडा, नीनो डी कुन्हा या नन ऑफ दीज, जो भी होगा इसमें से, वो थोड़ा सा क्लू दे रहा हूँ, 1503 में भारत आया था एक स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में, और 1505 में भारत का वायसराय बन गया था। मतलब भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का वायसराय बन गया था। उसका नाम क्या है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक इसी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 251 नंबर। कार्टेज व्यवस्था क्या थी? कार्टेज व्यवस्था क्या थी? देखिए जब पुर्तगाली लोग यहाँ आए तो उन्होंने अरब सागर में एक व्यवस्था लगा दी जिसका नाम दिया कार्टेज व्यवस्था। ठीक है, क्या लगा दिया? कार्टेज व्यवस्था। उसके अनुसार भारतीय जहाज उधर से जब जाते थे तो अगर उनको कार्टेज अर्थात वो लाइसेंस नहीं मिला होता था, भारतीय और अरबी जहाज दोनों मिला लीजिए, भारतीय और अरबी जहाज उधर जाते थे और वो लाइसेंस नहीं लेते थे जिसका कार्टेज नाम होता था, तो पुर्तगाली लोग उनको रास्ते में लूट लेते थे। अर्थात क्या था? वो भारतीय जहाज़ों को या अरबी जहाज़ों को भी कह सकते हैं पुर्तगालियों द्वारा दिया जाने वाला एक लाइसेंस। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पुर्तगालियों ने और क्या शुरू किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी अरब सागर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 252 नंबर क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने चटगांव व सतगांव की फैक्ट्री खोलने की अनुमति किससे ली थी? बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्या शाह आलम से लिया था, मीर कासिम से, मीर जाफर से या महमूद शाह से? तो आपका उत्तर हो जाएगा महमूद शाह से लिया था। चलिए 253 नंबर क्वेश्चन है। पुर्तगालियों ने कोचीन में पहला दुर्ग कब स्थापित किया? पुर्तगालियों ने कोचीन में पहला दुर्ग कब स्थापित किया? चलिए ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन, आप कमेंट में इसको बताइएगा। 254 नंबर क्वेश्चन है। सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं। अब इसमें कुछ कंपनियां दी हुई हैं जिनकी स्थापना कब हुई। पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, सही है। डेन अर्थात डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। तो अगर कभी इनका कालक्रम लगाने का है तब भी ये बिल्कुल सही है, चारों सही, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 255 नंबर क्वेश्चन। मद्रास का संस्थापक कौन था? जेराल्ड ओंगियार, जॉब चार्नाक, फ्रांसिस डे या फिर नन ऑफ दीज? देखिए जॉब चार्नाक तो जान ही रहे होंगे, कलकत्ता का संस्थापक था। जेराल्ड ओंगियार आपको हम बता दें बम्बई का संस्थापक था। कहाँ का? बम्बई का संस्थापक था। और फ्रांसिस डे हो गया मद्रास का। ठीक है, फ्रांसिस डे मद्रास का। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है। यूरोपियन जो थे सर्वोत्तम सोरा व अफीम कहाँ से प्राप्त करते थे? बिहार, गुजरात, बंगाल और मद्रास। तो फिर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बिहार से वो सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त करते थे। 257 नंबर क्वेश्चन है अगला आपका। किस अंग्रेज ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया था? देखिए स्वाली का युद्ध अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ था, ये पहले याद कर लीजिए। कब हुआ था? पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और हराया किसने था? बहुत आसानी से याद रखिए, विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी आपका सही, थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सॉली के युद्ध में हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 258। डचों ने भारत से किस वस्तु को व्यापार हेतु महत्व दिया? देखिए पुर्तगाली मसाले पर देते थे, लगभग सारे यूरोपीय मसाले पर देते थे, लेकिन जो पुर्तगालियों का था उन्होंने सूती वस्त्र को भी काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका जो है राइट हो जाएगा। चलिए भारत में पुर्तगालियों ने किस या किन फसलों का सूत्रपात किया? ठीक है, किन किन फसलों को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने भारत में? पपीता का, जी हाँ किया, अनानास का भी किया, मूंगफली का भी किया, अर्थात इन सभी का किया। और किन किन फसलों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था भारत में, ये देख लेते हैं। बादाम, काजू, शकरकंद, लीची, संतरा, पपीता, अनानास, मूंगफली आपके सामने है ये। तो और क्या है? बादाम, काजू, शकरकंद, लीची और संतरा। ठीक है, नेक्स्ट 260 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए और कूट की सहायता से अपने सही उत्तर का आप चुनाव करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए पौंडीचेरी, गोवा, ट्रावणकोर और मद्रास, किन किन लोगों से इसका तात्पर्य है, अर्थात किन किन लोगों के अधीन था, किन किन लोगों ने यहाँ पर फैक्ट्री अपनी बना रखी थी, ये आपको देखना है। तो देखना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम मिला देते हैं। पौंडीचेरी फ्रेंच के अधीन था, ये बहुत दिन तक आप जानते होंगे। गोवा जो था वो पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया 1961 में। ठीक है, त्रावणकोर डेनिश के अंतर्गत में था, डेनमार्क वालों के अधीन। और मद्रास जो है वो डचों के अधीन था। ठीक है, तो इस प्रकार कौन सा मिल जाएगा? 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 261 नंबर क्वेश्चन। कौन सा मरुस्थल, अब ये भूगोल के क्वेश्चन आ गए आपके, कुछ क्वेश्चन इतिहास के थे, अब कुछ भूगोल के हो जाएंगे। चलिए ताकि एज वेल आपका दोनों ही चलता रहे साथ साथ। कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल, अमेरिका के मरुस्थल, रट डालिए, बिल्कुल रट डालिए, मैं कह रहा हूँ कई बार पूछे जाते हैं और इवन परीक्षा में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो गलत करा ही लेते हैं, मिलते जुलते नाम होते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल पहले याद कर लीजिए। ग्रेट विक्टोरिया हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया, सिम्पसन हो गया, गिब्सन हो गया। ठीक है, ये सब मरुस्थल, स्टुअर्ट भी हो गया ऑस्ट्रेलिया का। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा,
खरून मरुस्थल, तो खरून मरुस्थल कहाँ पर है? खरून मरुस्थल जनाब पाकिस्तान में है। ऑप्शन डी आपका पाकिस्तान में उपलब्ध पाया गया। चलिए 262, गालोप, गालोप कहाँ के मूल निवासियों को कहा जाता है? नेपाल, भूटान, मंगोलिया या फिर मलेशिया। तो गालोप कहाँ के मूल निवासी होते हैं? भूटान के मूल निवासी होते हैं गालोप। ठीक है। 263, ये पर्वत हैं और देश कह सकते हैं देश ही हैं। फिर देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत मेल है, सुमेल या बेमेल की पहचान करना है। ध्यान से देख लिया करिएगा, हमेशा बेमेल पूछ रहा है कि सुमेल पूछ रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल बेमेल पूछा जा रहा है। थ्यान शान चीन में है। सारामती पर्वत म्यांमार में है। स्टालिन पर्वत रूस में है। माउंट ब्रोमा या ब्रामा इंडोनेशिया में है। तो सभी यहाँ पर मेल हैं, कोई बेमेल मैंने रखा ही नहीं है, ताकि आप इसको याद कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 264, पुस्ताज या पुस्ताज नामक घास कहाँ पाई जाती है? स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत ही जी। ये हंगरी में पाई जाती है। ठीक है, हंगरी में पाई जाती है पुस्ताज। चलिए नेक्स्ट, बेमेल को पहचानिए। बेमेल को आपको पहचानना है। कासाब्लांका क्या रसायन के लिए मशहूर है? कासाब्लांका कहाँ है? मोरक्को में। कहाँ है? मोरक्को में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। जलपोत के लिए मशहूर है, बिल्कुल सही है। ये नगर और उद्योग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और नगर नदियों के किनारे बसे, किस नदी के किनारे बसे, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो कौन सा नगर कहाँ पे स्थित है और कौन सा नगर किस हेतु प्रसिद्ध है, ये दोनों याद कर लीजिएगा। बर्मिंघम लौह इस्पात के लिए यूएस में है, और डेट्रॉयट मोटर कार के लिए ये भी यूएस में है। चलिए, तो सभी सुमेल हैं यहाँ पर। फिर वही बात है, आप इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपको उचित लगे। चलिए नेक्स्ट, गलक्यूस, गलक्यूस क्या लिखा है? गलक्यूस गैस क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर भारत, ये कहाँ पर स्थित है? शायद आपको पता हो, शायद नहीं पता हो, तो मैं बता दे रहा हूँ, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए, जो तापी गैस पाइपलाइन है, तापी, ठीक है, वो यहाँ से शुरू होके तुर्कमेनिस्तान के गलक्यूस क्षेत्र से शुरू होकर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के फजिल्का तक आना है इसको। ठीक है, कहाँ है? भारत के फजिल्का तक। और शुरू कहाँ होगा? गलक्यूस गैस क्षेत्र से शुरू होना है, जो कि सिचुएटेड है पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड में शीर्ष पर कौन होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पारिस्थितिकी का एक पिरामिड बनाइए, ऐसे आप बनाते हैं, 1 2 4, 3 4। ठीक, नीचे उत्पादक, शाकाहारी, प्रथम मांसाहारी, द्वितीय मांसाहारी या जो उच्चतम उपभोक्ता होते हैं। तो ये कहाँ आ गए? द्वितीय मांसाहारी शीर्ष पर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सही क्रम को पहचाने। जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जैवमंडल। इसको ऐसे देखना है, जैसे कई सारे जीव होंगे, इकट्ठे हो गए, तो उसको अब जनसंख्या कह देंगे। ऐसे 1 2 10 20 50 100 1000 2000, ये जनसंख्या हो गई। कई जनसंख्या, कई प्रकार के जीवों की जनसंख्या हो गई तो समुदाय हो गया। कई प्रकार के समुदाय मिल गए तो एक पारिस्थितिक तंत्र बन गया। और कई प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र मिल गए तो वो बन गया एक जैवमंडल। ये क्रम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटी सी गलती इसमें हो जाएगी तो पूरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अर्थात जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और जैवमंडल सबसे लास्ट में। चलिए, निम्न में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि स्वस्थानीय संरक्षण का तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, जब किसी पौधे या जीव की जनसंख्या में ह्रास हो रहा हो तो दो विधियां होती हैं उसको बचाने के लिए। जैसे वो किसी निश्चित पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है तो उस स्थान को संरक्षित कर दिया जाए, बाहर से घेर दिया गया। अब यहाँ पर और मानव का हस्तक्षेप प्रतिबंधित कर दिया गया, इसके बाहर रह जाओ। ये हो गया स्वस्थानीय। वो जिस स्थान पर पाया जाता है, स्व माने अपने, उसके अपने स्थान पर उसको संरक्षित कर दिया गया। बाह्य स्थानीय क्या होता है? एक्स सीटू। स्वस्थानीय को इन सीटू बोलते हैं। ठीक है, इन सीटू और एक्स सीटू। एक्स सीटू क्या होता है? एक्स सीटू संरक्षण वो होता है कि उसके प्रजनन और विकास के लिए उचित दशा देख करके इस जीव को किसी दूसरे स्थान पर
कृत्रिम दशा दे करके बसा दिया जाए। ठीक है, ये हो गया, इसको उठा करके यहाँ रख दिया गया और यहाँ फलेगा फूलेगा और अपनी वृद्धि विकास करेगा। तो ये इन सिटू संरक्षण हो जाएगा। देखिए इन सिटू के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? उपवन आता है, झील आता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आते हैं जिसमें स्थलीय भी हो सकता है, समुद्री भी हो सकता है, अर्थात स्थलीय जलीय दोनों, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य आदि आदि। ठीक है, और एक सीटों में कौन सा आते हैं? पौधे, जैसे हमने कहीं ला करके लगा दिया, कुछ बगीचे, बगीचा चाहे जैसा हो, प्राणी उद्यान हो गया, वनस्पति उद्यान हो गए, दोनों आ गया, जीन बैंक, बीज बैंक, और जल तंत्र जो हम बना के अपने बनाएंगे, जैसे मछली उछली पाल देंगे हम कोई विशेष स्थान दे करके, तो वो सारा कुछ इसी में एक सीटों में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? देखिए बॉटेनिकल गार्डन, ये मैंने बता दिया नहीं है। बॉटेनिकल गार्डन हो चाहे जूलॉजिकल गार्डन हो, कोई भी गार्डन इन सीटू नहीं, अपितु वह एक्स सीटू है, बाह्य स्थानीय संरक्षण। 270 नंबर क्वेश्चन, 270 नंबर क्वेश्चन आपका। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सत्य कथन या कथनों की पहचान करिए। अधिक टीडीएस मात्रा जल की शुद्धता को इंगित करती है। अधिक टीडीएस मात्रा जो होती है वो जल की शुद्धता को इंगित करती है। तो पहले तो ये जान लीजिए टीडीएस क्या होता है। तो टीडीएस का तात्पर्य होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। याद कर लीजिए, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। ठीक है, अर्थात किसी पर्टिकुलर जल क्षेत्र में, जल की किसी पर्टिकुलर इकाई में कि ठोस के कितने कण घुले हुए हैं। ये कण कौन कौन से हो सकते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सल्फेट, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट, क्लोराइड, अन्य अन्य जो भी आते हैं ठोस के कण वो हो जाते हैं। तो जितने भी ज़्यादा घुले हुए कण पाए जाएंगे उतना ही जल प्रदूषित माना जाएगा। ठीक है, जल क्या माना जाएगा? उतना अधिक प्रदूषित। तो जल की शुद्धता को इंगित नहीं करती है, अर्थात जल की बल्कि जल की अशुद्धता को इंगित करती है, इसलिए पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। अधिक बीओडी जल के उच्च प्रदूषण का सूचक है। जी हाँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो आवश्यक होती है वहाँ के सूक्ष्म जीवों को पनपने के लिए, रहने के लिए। तो जैसे कहीं पर कचरा ज़्यादा जा रहा है वहाँ सूक्ष्म जीव ज़्यादा हो गए, अधिक ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, इसलिए यह माना जाएगा वहाँ पर प्रदूषण उच्च है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। तो दूसरा कथन आपका सत्य हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, अर्थात उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। तो अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनको भी। और हाँ देखिए, मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको ये सीरीज़ रेगुलर मिलती रहे और मिलती रहेगी। एक दिन लेट है, इसके लिए मुझे काफ़ी खेद है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो। और इस तरह की और सीरीज़ पाने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ वॉच करिए। साइंस की सीरीज़ चल रही है रजनीश सर के द्वारा, मेरे द्वारा पॉलिटी के डिटेल्ड स्टडी चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। और अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और पास में लगा हुआ बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। और अगर पसंद ना आई हो तो प्लीज़ डिसलाइक करें और जाके कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम आपके मनवांछित सुधार कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।